तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी क्लास 10 का अंबर भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 जो कि किरणों का खेल है उसके क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तोड़ती पत्थर, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, चैप्टर नंबर 4 अंबर भाग 2 का MIL हिंदी। ठीक है, पहला नंबर जो प्रश्न है या फिर जो कुछ भी दिया गया है वो कवि परिचिति से है। तो कवि संबंधी प्रश्न में उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी काव्य जगत में किस वाद के प्रतिनिधि कवि थे। मतलब 3-4 वाद आप हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पर शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में भी अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो जिनको भी नहीं पता ना कि वाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, छायावाद क्या है, तो आप एकदम देसी भाषा में समझाया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के प्रमुख छायावादी कवियों में गिने जाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी काव्य जगत में छायावाद को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने का श्रेय किन कवियों को दिया जाता है। तो इसमें 4 कवि ही हैं। ध्यान से अगर आप लोग देखें तो 4 कवियों का नाम आता है छायावाद में। जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं। आगे है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था सन 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान में। निराला के पिता का नाम क्या था। तो निराला के पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। निराला के पिता का व्यवसाय क्या था। तो वे एक सामान्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। निराला की औपचारिक शिक्षा कहाँ तक हुई थी। तो उनकी प्रारंभिक एवं औपचारिक शिक्षा महिषादल में हुई और 9वीं कक्षा तक अध्ययन कर सके। निराला ने स्व अध्याय से किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। तो स्व अध्याय के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी, बंगला और तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान अर्जित किया था। भाषाओं के अतिरिक्त निराला की रुचि किन विषयों में थी। तो उन्हें संगीत और दर्शन शास्त्र में विशेष रुचि थी। निराला का विवाह किस आयु में हुआ था। तो उनका विवाह लगभग 14 वर्ष की आयु में हुआ था। निराला की पत्नी का क्या नाम था। तो उनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। निराला को साहित्य सृजन की प्रेरणा किससे मिली। तो साहित्य रचना की प्रेरणा उन्हें अपनी पत्नी मनोहरा देवी से प्राप्त हुई। निराला के साहित्यिक जीवन का आरंभ कब और कैसे हुआ था। तो उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत 1920 में समन्वय पत्रिका के संपादन से हुई थी। ठीक है, निराला का देहावसान कब हुआ। तो उनका निधन सन 1961 में हुआ था। निराला ने साहित्य कि किन किन विधाओं में योगदान दिया था, मतलब क्या क्या रचना किए हैं, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, हाँ ये सारी चीजें। तो उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उन्होंने उल्लेखनीय रचनाएं लिखी। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निराला के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। तो निराला का प्रमुख काव्य संग्रह हैं, उनके प्रमुख काव्य संग्रह में है अनामिका का दोनों भाग, उसके बाद है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गूंज तथा संध्या काकली प्रमुख हैं। निराला के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो निराला के प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे और चिट्ठी, चोटी की पकड़ उनके प्रमुख उपन्यास हैं। निराला की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं। तो निराला की प्रमुख कहानियां जो हैं वो है लिली, एक है सखी, सुकुल की बीवी और देवी उनकी प्रसिद्ध कहानियों में शामिल है। निराला के प्रमुख रेखाचित्र कौन कौन से हैं। तो इनके द्वारा प्रमुख रेखाचित्र है कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया तथा चतुरी चमार उनके प्रमुख रेखाचित्र माने जाते हैं। उसके बाद है निराला की प्रमुख निबंध एवं आलोचना रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रबंध, पद्म, प्रबंध, प्रतिमा तथा चाबुक उनकी प्रमुख निबंध एवं आलोचना संबंधी कृतियां हैं। निराला ने किन महापुरुषों की जीवनियां लिखी थी। उन्होंने भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म तथा महाराणा प्रताप जैसी जीवनियां लिखी थी। निराला की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो उनकी भाषा में कोमलता और ओज का संतुलित एवं प्रभावशाली समन्वय देखने को मिलता है। निराला की भाषा में किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग
मिलता है। उनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ समय समासयुक्त शब्दों के साथ सरल सहज और व्यवहारिक शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग मिलता है। तोड़ती पत्थर कविता किस प्रकार की रचना है? तो तोड़ती पत्थर, लास्ट क्वेश्चन है ये वन लाइनर का या फिर कवि परिचिति का। तो तोड़ती पत्थर कविता महाकवि निराला की एक प्रगीतात्मक कविता मानी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे पाठ्यपुस्तक संबंधित प्रश्न एवं उत्तर की, जिसमें बोध एवं विचार में आता है जो एमसीक्यू टाइप है। कवि ने पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कहाँ देखा था? तो 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप लोगों को सही जवाब बताना है। तो मैं इस आंसर का मतलब इस प्रश्न का आंसर देने में ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर आप लोगों के विद्यालय में पढ़ा दिया गया होगा। तो इलाहाबाद के मार्ग पर तोड़ती पत्थर, कवि ने पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को देखा था। ठीक है, कविता में जैसा कि जिक्र है ऐसी है। ठीक है, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री किस समय कार्य कर रही थी? तो ये तो बिल्कुल इजी बात है कि कोई भी लोग काम करते हैं तो रात को तो करते नहीं है, दोपहर के टाइम में कर रही थी, शाम और सुबह भी नहीं था। तो कविता के अनुसार दोपहर में कर रही थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब बात आती है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने को। तो पहला प्रश्न आता है कि कवि ने पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय किस किस प्रकार दिया है? तो कवि के अनुसार वह सांवले रंग की एक सुंदर युवती थी। वह सिर झुकाकर पूरे मनोयोग और एकाग्रता के साथ पत्थर तोड़ने में के कार्य में लगी हुई थी। ख नंबर प्रश्न है कि पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ काम कर रही थी, वह वहाँ किस बात का अभाव था? तो वह इलाहाबाद में सड़क के किनारे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। उसके कार्यस्थल पर छाया देने वाले किसी पेड़ का मतलब उसके कार्यस्थल पर छाया देने वाले किसी भी प्रकार का कोई पेड़ नहीं था, इसी चीज का अभाव था। कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर वह स्त्री सामने स्थित भवन की ओर क्यों देखने लगी? मतलब कवि ने जब देखा कि वह स्त्री अ, मतलब उस स्त्री ने मतलब कवि उस स्त्री को देख रहे थे, और उस स्त्री ने जब कवि को देखते हुए देखा तो वो उस यहाँ पे काम कर रही थी। ठीक उसके सामने एक क्या बोलते हैं बिल्डिंग था। ठीक है, एक अट्टालिका था, एक महल था, उसी को वो देखने लगी। उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि छिन्नता शब्द का अर्थ क्या है? तो छिन्नता का अर्थ है निरंतरता का टूट जाना, मतलब जो क्रम चलता आ रहा है उसका टूट जाना, सतत प्रभाव में व्यवधान आ जाना। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो देखिए, तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य क्या है? तो इस कविता में कवि ने तपती दोपहरी में तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ती एक मजदूरीन के माध्यम से समाज की आर्थिक और सामाजिक विषमता का यथार्थ उन्होंने चित्र प्रस्तुत किया है। यह कविता श्रमिक जीवन के संघर्ष, विवशता और कठिन परिस्थितियों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। अगला है 3 नंबर में कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए, जो कि बहुत ही मजेदार। इसका आंसर आप लोग शॉर्ट में लिख पाएंगे कि श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। मतलब इन पंक्तियों में कवि ने मजदूरिन का चित्रण किया है। इस पंक्ति का भाव यह है कि यहाँ कवि ने उस मजदूरिन का या फिर उस स्त्री का चित्रण किया है। वो सांवले रंग की युवती है जिसकी आंखें झुकी हुई हैं, जो पूरी लगन एवं एकाग्रता से अपने कार्य में लगी हुई है, मतलब किसी और नहीं देख रही है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। ये जो पंक्ति है इसका भी भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इस पंक्ति का भी भाव यह है कि कवि ने मजदूरिन के जीवन के पीड़ा और मौन वेदना को व्यक्त किया है। उनकी निःशब्द व्यथा का ऐसा मार्मिक अनुभव कवि ने पहले कभी नहीं किया था। अब बात करेंगे हम लोग भाषा एवं व्याकरण की, जिसमें से बताया गया है कि व्याकरण का परिचय के तौर पर देखिए, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और संस्कृत के जो शब्द हिंदी में थोड़ा परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ये आप लोगों के बुक्स में साफ तौर पर लिखा हुआ है। उदाहरणार्थ यहाँ पे तालिका दिया गया है, जैसे आम्र, आम्र का यहाँ पे क्या बनेगा? आम बना है। ग्राम का गांव बना है। घोटक का घोड़ा बना है। सत का शव बना है। सलाका का बना है सलाई। कर्ण का बना है कान। चंचू का बना है चोंच। हरिद्रा का बना है हल्दी। ठीक है, तो कहा गया है कि प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका तत्सम से तद्भव रूप लिखना है, जैसे यौवन, यौवन से जवानी, कर्म से काम, दिवा से दीन, भू से भूमि, चिंगी से चिंगारी,
दोपहर से दोपहर, सुघर से सुघड़ या फिर सुंदर। आगे बात करेंगे निम्नलिखित अव्ययों से एक एक वाक्य बनाइए। ये जो अव्यय दिया हुआ है कौन कौन से अव्यय हैं? पहला है बार बार, इससे एक शब्द वाक्य बनाना है। तो वह युवा मजदूरिन बार बार हथौड़े से पत्थर पर प्रहार कर रही थी। दूसरा अव्यय शब्द हो गया सामने, मजदूरिन के सामने एक ऊंचा भवन दिखाई दे रहा था। भर, ये भी अव्यय पद है। तो उसकी करुण दशा देखकर कवि की आंखें भर आई। यहाँ पे भर वाला शब्द यहाँ पे है, भर आई, ठीक है। सामने यहाँ पर है, बार बार यहाँ पर है। और जिस ओर से आवाज आई मैं उसी ओर चल पड़ा। तले, वह पेड़ के तले बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर अपने काम में लग गई। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, कहा गया है कि विशेष से विशेषण अलग कीजिए, जिसमें से श्यामतन, श्यामतन में विशेष कौन सा है, विशेषण कौन सा है? तो श्याम हो गया विशेषण, तन हो गया विशेष्य, मतलब जो नाउन है ज्यादातर वो तन है। यहाँ पे जो नयन है वो विशेष है, नत हो गया मतलब ये विशेषण है। गुरु हथौड़ा, यहाँ पे गुरु हो गया विशेषण, हथौड़ा हो गया यहाँ पे विशेष्य। सहज सितार, सहज हो गया विशेषण और सितार हो गया विशेष्य। ठीक है, तो योग्यता विस्तार की अगर बात करें तो तोड़ती पत्थर कविता को कंठस्थ करके कक्षा में सुनाइए। तो ये बच्चे खुद स्वयं करेंगे, आप लोग सुनिएगा कक्षा में, मतलब इसको कंठस्थ करिएगा और कक्षा में सुनाइएगा। पठित कविता की भावभूमि पर रचित महाप्राण निराला की अन्य कविताएं पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये भी शिक्षक के मार्गदर्शन से होगा, तो इसको भी छात्र खुद का स्वयं करेंगे। आगे कहा गया है कि अपनी आंखें देखिए ऐसी किसी श्रमिक, मजदूरी या किसान की शारीरिक अवस्था पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बहुत छोटी सी बात है, आप लोग आराम से बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए कि मैंने एक किसान को तेज धूप में खेत जोतते देखा। उसके शरीर पर साधारण कपड़े थे और वो बहुत थका हुआ था, थका हुआ दिखाई दे रहा था। प्यास और मेहनत के बावजूद वह लगातार अपने काम में लगा रहा। उसके चेहरे पर संघर्ष और मजबूरी साफ झलक रही थी। यह जो दृश्य था वो मेहनत कश लोगों के कठिन जीवन का परिचय देता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को जो MIL हिंदी क्लास 10 का जो ये क्वेश्चन आंसर या फिर जो भी चैप्टर समझाया गया है, जो इसका प्लेलिस्ट है, आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो, ठीक है? तो इससे मुझे क्या होता है कि जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं, बच्चों तक जो मेरी वीडियो है वो पहुँची है और बच्चे इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। छोटा-सा भी अगर मैं आप लोगों का हेल्प कर पाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए जो कि हाफ ईयरली के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।